प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है। और जिसको हम जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कामों को बांट दिया है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लिए बस कोई एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट पूरे देश का पूरा काम संभाल रही है, नहीं। हमने रीजन वाइज कामों को बहुत अच्छी तरीके से बांट दिया और इसीलिए हमने एक जिसको हम लोग कहेंगे कि 3 टियर गवर्नमेंट हमने खड़ी करके रख दी है। अब ये 3 टियर गवर्नमेंट क्या, मतलब पहली बात, हमने देश को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एक सेंटर, मतलब एक नेशन है, तो ऑफकोर्स नेशन के लिए कुछ भी डिसीजंस लेना है, लॉज बनाने हैं, तो उसको हमने वो राइट दे दिया है सेंट्रल के। इसके अलावा देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स को हमने सोवेरियन रखा और स्टेट के लिए भी डिसीजन लेने के लिए और स्टेट के लिए लॉज बनाने के लिए हमने राइट्स दे दिए स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उस स्टेट के भीतर भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स रह सकते हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन को सोवेरिनिटी मिलना ज़रूरी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में आज 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग जैसे इसकी बात करें लगभग विलेजेस की या फिर तहसील की ही अगर हम लोग बात करें, तो महाराष्ट्र में टोटल तहसील हो जाते हैं 350 के ऊपर। अगर हम लोग विलेजेस की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस महाराष्ट्र में हैं। तो इतने थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैं, इतने तहसील है, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने 6 रीजन्स हैं। तो बेसिकली अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट के अलावा स्टेट में इन छोटे छोटे विलेजेस को या फिर डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रखा किसी स्टेट में, और अगर कल चल के समझ के चलो कि नागपुर में, ठीक है, कल तो नागपुर में जो चांसेस है वो हीट वेव के हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि हीट वेव ना होके समझ के चलो कि एकदम क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया और तूफान आ गया और पता चल रहा है कि पूरे जो शहर के पेड़ है वो रास्ते पे गिर गए। अब ये रास्ते पे गिरे हुए पेड़ है या फिर पुल है, उसको सही करने का काम, वो कचरा साफ करने का काम, रास्ता क्लीन करने का काम, ये तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग तो जाएंगे नहीं क्योंकि लोगों में इतनी मॉरलिटी है नहीं। अब ये गवर्नमेंट का काम है, तो आप सोचिए फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर हमने ये काम सौंप के रखा है सिर्फ, तो फिर क्या माननीय फडणवीस जी मुंबई से लोग भेजेंगे नागपुर के रास्तों को साफ करने के लिए? हमें हमारा यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो उसको भी क्लीन करना है। समझ में आई बात? अब जैसे लगभग नागपुर में हर साल रेनी सीजन में, मानसून में फ्लड का सिचुएशन, थोड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो ही जाता है और उसके पीछे के रीज़न से अपना जो एकदम पवित्र जो नागनाले है जो अगल बगल से बहते हैं, वो है कॉमन प्रॉब्लम है। अब वो कॉमन प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि क्या है ना कि साल भर वो जो नाले हैं वो चौक हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रीज खड़े हो जाएंगे और भी कचरा जमा हो जाएगा। तो अगर हो रहा है तो भाई अभी समर समझ के चलो कि जुलाई से स्टार्ट होगा नागपुर में, या अगस्त से स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त से, तो उसके 3-4 महीने पहले अगर हमने उन पूरे नालों का अगर साफ़ सफाई रखें तो शायद फ्लड आएगा नहीं, पानी अच्छे से बह जाएगा। तो अब वो नालों को साफ कौन करेगा? उसके लिए भी हम लोग मुंबई से लोग बुलाए। तो अगर हमने नागपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या फिर ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया तो वो देखते बैठेंगे भाई, सीधा सीधा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नागपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लगभग 64 तहसील आते हैं और 64 तहसील के अलावा 1000 के ऊपर नागपुर में जो है वो विलेजेस हैं। अब अभी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट रखा तो जो 1000 गांव है उसका काम कौन देखेगा? ये भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। समझ के चलो कि नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक गांव है बेला गांव। अगर बेला गांव में फ्लड आ गया और रास्ता अगर ढह गया, बह गया, तो वहाँ रास्ता बनाने का काम करना है, तो अब क्या हम लोग नागपुर से टीम भेजेंगे? अगर हमने उसी गांव के लिए एक छोटा सा गवर्नमेंट बना के दिया तो दिक्कत ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही क्या है? अगर हमने हर लेवल पे एक गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट इन द सेंस हम कोई पावर्स दे रहे हैं किसी को कि भाई आपका ये रीजन है, इस रीजन में स्ट्रीट लाइट्स लगाना आपकी जवाबदारी है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रास्ते बनाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रही है ना बात क्या हो रहा है? अब हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सौंपी है किसी के पास, किसी के ऊपर, तो जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो जो कोई रहेगा उस गाँव का हेड जिसके हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने घर से तो पैसा लगाएंगे नहीं इस सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्शन का राइट भी हमें उन्हें देना पड़ेगा।
समझ में आई बात? अगर हमने इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से डिसेंट्रलाइज अगर किया तो हमारा गवर्नमेंट या फिर हमारे देश का पूरा कामकाज एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सही तरीके से चलेगा। और उसको सही तरीके से चलाने के लिए ही हमने पहले तो देखो कि हमने नेशन को किस तरीके से बांटा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले तो हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे नेशन जो दिखता है, एक देश है भारत देश, तो भारत देश का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे नेशन बोल रहे हैं, नेशन है, स्टेट है, ठीक है, नेशन भी बड़ा है, स्टेट भी बड़ा है, इसका बेस क्या होगा? विलेज, राइट, विलेज होगा। तो हम सबसे नीचे रखते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होगा कि कुछ विलेजेस बनके या फिर कुछ विलेजेस मिलके एक क्या तैयार होता है? हाँ, तहसील। तहसील, ओके, एक यहाँ पे बना है तहसील, और कुछ तहसील बनके जो बनता है वो एक डिस्ट्रिक्ट। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट बनके बनता है एक स्टेट के पहले रहता है एक रीजन, ठीक है, आता हूं मैं रीजन क्या रहता है, एक रहेगा रीजन, और ऐसे कुछ रीजन मिलके बनता है एक स्टेट, और ऐसे सारे स्टेट मिलके बनता है एक देश। जैसे एग्जांपल ले, आज हमारे देश में, ठीक है नेशन तो एक है, लेकिन इस देश में 28 स्टेट्स हैं। उस 28 स्टेट में से एक स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आते हैं हम लोग। हमारे स्टेट का ही एग्जांपल ले, अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में आज टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन 36 डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये डिस्ट्रिक्ट को भी हमने प्रॉपर रीजन में बांट दिया। 36 डिस्ट्रिक्ट ये बेसिकली 6 रीजन्स में जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। जैसे उसमें से एक रीजन है नागपुर, तो नागपुर रीजन में देखो क्या क्या आता है। नागपुर रीजन में खुद नागपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, इसके अलावा आपका भंडारा आता है, गोंदिया आता है, गढ़चिरौली आता है, चंद्रपुर आता है और वर्धा आता है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट एक ही इसमें। अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है, पुणे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके अलावा मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से बांट दिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? तो तहसील। जैसे मैंने कहा कि आज अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो 358 तहसील है, और अगर विलेजेस देखें तो फिर ऐसे थाउजेंड्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो अगर हमने इन प्रॉपर स्टेजेस के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट को अगर हमने खड़ा करके रख दिया तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए इसका कभी हमें कोई टेंशन नहीं होगा। तो नेशन को चलाने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है, स्टेट को चलाने के लिए ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट है, रीजन को चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं रहता, उसके लिए क्या रहता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, तहसील को चलाने के लिए, विलेजेस को चलाने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट आपको दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए रहता है जेडपी, आपने सुना होगा जिला परिषद। हमारा कुछ भी काम है तो हम सीधा भागते हैं ना इधर आकाशवाणी स्क्वायर, अगर नागपुर से होंगे तो आप, और वहीं पे हमारा काम होगा, है ना। इसको बाबू को 50 दो, इसको 100 दो, तभी हम कहीं ना कहीं हमारे सर्टिफिकेट बनते हैं। तो वो सारे काम जो है काम हो रहा है ना, सरकारी काम है। डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम जिला परिषद देखेगा। इसके अलावा तहसील लेवल पे रहते जो है गवर्नमेंट, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। इसको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा अच्छे से। और विलेज लेवल पे जो सबसे ग्रास रूट पे है वो विलेज पंचायत सबसे नीचे। तो यहाँ स्टेट के अंडर में हमें जो भी गवर्नमेंट्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, विलेज लेवल पे है, इस गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं लोकल बॉडीज। सीधा सीधा मामला है। अगर हम लोग नागपुर शहर में रहते हैं तो नागपुर शहर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम जो है वो नागपुर कॉर्पोरेशन का है। यही अगर हम लोग नागपुर में किसी विलेज में रह रहे थे तो वहाँ का काम देखा रहता वहाँ के विलेज पंचायत ने, ठीक है। यही अगर हम लोग छोटी सिटी में रहते थे तो वहाँ पे काम किसी और गवर्नमेंट का है, बड़ी सिटी का काम किसी और गवर्नमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट का काम किसी और गवर्नमेंट का है। इस तरीके से गवर्नमेंट्स हमने बांट दिया है। ये जो निचले स्तर के गवर्नमेंट हमें मिलते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं आपका लोकल बॉडीज। क्लियर? लोकल बॉडीज क्या है? अब थोड़ा हम पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्मेट में उसको लाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इंडिया में लोकल बॉडीज का क्या फॉर्मेट दिखता है। अगर तो हेडिंग यही देना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम इंडिया का एकदम पास देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश किए कि जैसे विलेज पंचायत, ये मॉडर्न एरा का एक फॉर्मेट है कि बहुत पहले से हमें ऐसा कुछ दिखता है कि विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पहले से कुछ गवर्नमेंट्स थी।
तो हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं हमारे पास्ट में। सबसे पहला रेफरेंस स्टार्ट होता है एंशिएंट पीरियड से, और एंशिएंट पीरियड से भी ऋग्वेद से। ऋग्वेद में हमें एक वर्ड मिलता है सभा, और ये जो वर्ड है सभा, ये कहीं ना कहीं नोटिफाई करता है कि शायद उस समय भी कुछ एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ऐसा कोई कमिटी रहता होगा जो उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। ठीक है, तो एक वर्ड मिलता है, तो यहाँ से लगभग उसका बैकग्राउंड जो है वो शुरू होता है। और ये एकदम हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत बाद में और एक अच्छा रेफरेंस मिलता है। 7th सेंचुरी में इंडिया में एक बहुत फेमस किंग होके गया है हर्षा, जिसको हम लोग, जिस डायनेस्टी को हम लोग हर्षा डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो हर्षा डायनेस्टी में उस टाइम पे एक राइटर था जिसने एक जिसको हम लोग कहेंगे कि एक लिटरेचर लिखा था। उसका नाम उसने दिया था हर्षचरित। यह हर्षचरित लिखने वाला जो राइटर था वो था बाणभट्टा। और बाणभट्टा के रेफरेंस में हमें ये दिखता है कि उसने लिखा है कि उस टाइम पे जो विलेज का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला एक ऑफिसर वो कहीं ना कहीं वहाँ मेंशन करता है, जिसको वो नाम देता है ग्राम पट्टा लेखा। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन रेफरेंस जो मिलता है, जो रेफरेंस बिल्कुल क्लियर करता है कि एंशिएंट टाइम पे हमारे कंट्री में विलेज लेवल पे ऐसे कुछ पंचायत सिस्टम था जो विलेज का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, तो वो मिलता है चोलास के टाइम पे। और चोलास के टाइम पे हमें उनका जितना लिटरेचर मिलता है, उस लिटरेचर में एक वर्ड मिलता है सेम, सभा। और वैसे भी हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि चोला के टाइम पे विलेज ये बहुत सोवेरियन थे, प्रॉपर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक अलग अलग सिस्टम था। तो एंशिएंट टाइम पीरियड में हमें इस तरीके से सारा माहौल मिलता है कि उस टाइम पे भी विलेज पंचायत टाइप जैसा कुछ तो एक सिस्टम था। मिडाइवल हिस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि जब मुगल्स टाइम था तो मुगल्स टाइम पे कैसे था। तो मुगल्स टाइम पे हमें ये रेफरेंस मिलता है कि भले ही अब ठीक है एरा चेंज हुआ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप सिस्टम सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन इसके बावजूद जो विलेजेस थे वो विलेजेस एज इट इज़ सोवेरियन थे। और अगर सोवेरियन थे तो विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन किसी ना किसी कमिटी की तरफ से चलाया जाता था, किंग इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर ये सिस्टम कहीं पे बिगड़ा होगा, ये सिस्टम कहीं पे गड़बड़ा गया है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कंपनी इंडिया में आई, धीरे धीरे करके उन्होंने सारे एरिया को कैप्चर किया, और उसके साथ ही विलेजेस का जो सोवेरिनिटी था वो निकल गया, और कंपनी ने प्रॉपर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ऐसा कोई अलग से सिस्टम लगाया भी नहीं था। तो बस कंपनी टाइम पीरियड में हमें ये जो सभा वाला सिस्टम है या फिर जो विलेज पंचायत वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा डैमेज दिखता है, डिसॉल्व दिखता है। इसके अलावा मुगल्स टाइम पे या एंशिएंट टाइम पे सारी चीज़ें ओके थी। लेकिन जब बाद में ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, कब आया ब्रिटिश रूल इंडिया में, कब से, 1858 से। 1857 का रिबेल, 57 के रिबेल से जो है 58 को डिसोलेशन कंपनी का, और उसके बाद फिर ब्रिटिश रूल आता है 1858 से। सो 1858 के बाद फिर धीरे धीरे फिर से विलेजेस को सॉवरेनिटी देना शुरू कर दिया गया, और बहुत सारे गवर्नर ऐसे होके गए। उस टाइम पे हम लोग उन्हें गवर्नर नहीं कहते थे, उस टाइम पे हम उसे वॉइस रॉय कहते थे। तो बहुत सारे वॉइस रॉय ऐसे होके गए हैं कि जिन्होंने विलेज पंचायत के तरफ, कॉरपोरेशन के तरफ खास ध्यान दिया। तो 3 ऐसे वॉइस रॉय हमें रखना है जिन्होंने बेस बनाया है विलेज पंचायत का, लोकल बॉडीज़ का। उसमें से फर्स्ट था लॉर्ड मेयो, इसके अलावा लॉर्ड लिटन, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉर्ड रिपन, क्योंकि रिपन को ही पायोनियर कहते हैं, पायोनियर कहेंगे या फिर फाउंडर ऑफ द लोकल बॉडीज ऐसे भी कहा जाता है। ये बात हुआ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। और थोड़ा सा अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो ठीक है, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसका सेटअप हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी विलेज पंचायत के लिए एक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। और उस प्रोविज़न की अगर हम लोग बात करें तो प्रोविज़न देखो कहाँ पे हमें मिलती हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 40 में
हमें विलेज पंचायत को लेके एक प्रोविज़न मिलता है, बताने की ज़रूरत नहीं, याद आ गया होगा आपको, आर्टिकल नंबर 40। सेम कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में क्या दिया है, लिस्ट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है पावर्स को। तो 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं आज, 59। तो 59 सब्जेक्ट में से जो 5th एंट्री है, 5th एंट्री ये लोकल बॉडीज को लेके है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन की। चलो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, देश आज़ाद हो गया, सरकार अपनी बन गई। लेकिन यहाँ सरकार अपनी बन गई तो अभी भी लोकल बॉडीज़ वगैरह प्रॉपर बने थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 40 बस डीपीएसपीस के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है कि भाई आपने विलेज पंचायत की तरफ ध्यान देना है तो देना है, ऐसा थोड़ी है कि उनको कंपल्शन ही है, वो देंगे, धीरे धीरे देंगे, आराम से देंगे। लेकिन वो कुछ ध्यान दे उसके पहले उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, जिस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई विलेजेस का डेवलपमेंट हो। विलेजेस का डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1952 को 2 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंडिया में चलाया विलेजेस के डेवलपमेंट को लेके। 1952 2 अक्टूबर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। इसी के अलावा सेम ऑब्जेक्टिव्स को लेके 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज विलेज डेवलपमेंट को लेके ये भी एक प्रोग्राम चलाया। कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज अलग। हम प्रोग्राम्स तो चलाते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स बस चला के शुरू करके थोड़ी ना होने वाला है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उसका आउटकम क्या है। प्रोग्राम हमने चलाया है 2, 4, 5, 6, 8, 10 साल हो गए हैं, अब उसका रिजल्ट क्या निकला है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव्स रखा था कि हमें विलेज का डेवलपमेंट करना है। तो इसको कहीं ना कहीं इसका क्या आउटकम निकला है, इसके लिए 1957 में इसका स्क्रूटिनी करने के लिए, इसको एग्जामाइन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की कि यहाँ कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने चलाया, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो हमने चलाया, सर्विसेज चलाई है, उसका आउटकम क्या है। उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई, जिस कमेटी के चेयरपर्सन थे बलवंत राव महल। इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इनके जो रिकमेंडेशन थे वो 1958 को आउट हुए। जो रिकमेंडेशन इस तरीके के थे, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है उतने हम लोग देखें। सबसे पहले अभी हमने जो 1952 को प्रोग्राम चलाया है, प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स हमने विलेज का डेवलपमेंट रखा है। तो कमेटी ये कह रही है कि विलेज का डेवलपमेंट तो कुछ खास हुआ नहीं। अगर हम लोग चाहते हैं कि विलेज का डेवलपमेंट हो तो विलेज लेवल पे हर स्तर पे लोकल बॉडी बनाई जाए, और वो लोकल बॉडी ये एक 3 टियर सिस्टम रहे, मतलब एक 3 टियर सिस्टम की लोकल बॉडी बनाई जाए। देखेंगे हम लोग 3 टियर सिस्टम क्या है। 3 टियर सिस्टम मतलब उसको अभी जैसे हमने देखा था, मैं आपको क्लियर करता हूँ। 3 टियर सिस्टम देखो क्या, उसको अच्छे से मैं रखूँगा। स्टेट को हमने अलग अलग रीजन्स में बांटा है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील और विलेजेस हैं। रीजन के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं रहता है, रीजन के लिए जो रहता है वो रहता है कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, उसको कहते हैं हम लोग विभागीय। वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के IAS लेवल का ये सबसे मोस्ट सीनियर ऑफिसर रहेंगे, जो रीजनल, आप सोचो वो बॉस है। जैसे अगर कोई नागपुर रीजन का जो कमिश्नर है, उसके हाथ में कितने, उसके अंडर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 कलेक्टर हैं, है ना, समझ में आई बात। तो वो एकदम मोस्ट सीनियर पर्सन रहेगा। तो वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने देखा क्या है, ZP। उसके नीचे जो तहसील है उसके लिए है पंचायत समिति। उसके नीचे जो विलेजेस हैं उसके लिए है ग्राम पंचायत। तो 1 2 3 3 टियर सिस्टम है, 3 गवर्नमेंट है। तो यही रिकमेंडेशन यहाँ बलवंत राव मेहता कहते हैं कि 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट रहे, ठीक है। देन वो विलेज पंचायत को लेके रिकमेंडेशन रखते हैं कि किसी भी विलेज पंचायत में जो मेंबर्स रहेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज हम किसी असेंबली में जब मेंबर्स रखते हैं तो मिनिमम 60
और 500 से ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो विलेज पंचायत रहेगा उसका भी तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ तो रहे। तो विलेज पंचायत में इनके रिकमेंडेशन के आधार पे मिनिमम मतलब 5 से नीचे और 9 से ज़्यादा मेंबर्स ना रहे, नॉट लेस देन 5 नॉट मोर देन 9। लेकिन इनके रिकमेंडेशन ये भी कहते हैं कि आपको विलेज पंचायत का सेटअप करने के लिए उस विलेज का पॉपुलेशन एटलीस्ट 500 रहना ज़रूरी। मतलब जिस विलेज का पॉपुलेशन 500 या 500 से ज़्यादा है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट विलेज पंचायत। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर उस विलेज का पॉपुलेशन 500 या उससे ज़्यादा नहीं है, 500 से नीचे है, तो फिर क्या करें? शायद पता होगा आपको। उसको हम लोग ग्रुप पंचायत कहते हैं, ग्रुप विलेज पंचायत कहते हैं, कटग्राम पंचायत कहते हैं उसको। 500 से अगर नीचे है तो हम लोग 2-4 गांव मिला के एक ही पंचायत या फिर बड़े पंचायत के अंडर में उसको ले आएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात कि इस विलेज पंचायत का टर्म 5 ईयर रिकमेंड किया गया था। और लास्ट मेहता कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि हर विलेज पंचायत में एक न्याय पंचायत भी रहे। ये न्याय पंचायत क्या फंडा है पता है? उस विलेजेस में जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं वो आएंगे पंचों के सामने, और पंच भाई साहब फिर उसका जो है वो है ना जजमेंट देंगे कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत बार लेकिन हमारे देश में ये न्याय पंचायत कम, जात पंचायत ज़्यादा हो जाता है। हाँ एक्चुअली यही होता है। मतलब एकदम जो टिपिकल जो गांव है ना वहाँ पे फिर बड़ा झंझट हो जाता है इस मामले को लेके, ठीक है। सो फिर भी इन्होंने रिकमेंडेशन ये बातें रखी, और ये पहली कमेटी है हमारे कंट्री की जो कहीं तो ग्राम पंचायत या फिर ये जो लोकल बॉडीज़ है उसको रिकमेंड करती है। इन्होंने दिए हुए रिकमेंडेशन, इन्होंने रखे हुए रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है, और मान के उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने फाइनली इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के नागौर इस विलेज में फर्स्ट विलेज पंचायत का सेटअप किया। नागौर राजस्थान ये हमारे कंट्री का फर्स्ट विलेज पंचायत है। और उसके बाद एक एक करके हर एक स्टेट में विलेज पंचायत जो है वो सामने बनी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, बेसिक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि किसके रिकमेंडेशन पे विलेज पंचायत की स्थापना देश में हुई है? तो मेहता कमेटी। लेकिन मेहता कौन से? बलवंत राव, क्योंकि इसके बाद भी जो कमेटी थी वो भी मेहता ही थे, ठीक है। तो बलवंत राव मेहता याद रखिए, ठीक। चलो ये फर्स्ट कमेटी हुई। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी डाली है 1977 अशोक मेहता कमेटी। इसके पहले, अच्छा पहले बात तो 20 साल के बाद एक कमेटी अपॉइंट हुई। इसके पहले बलवंत राव थे, अब अशोक हैं, दोनों मेहता हैं। तो अशोक मेहता ये बलवंत राव मेहता के सुपुत्र वगैरह थे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक दोनों में कुछ वो नहीं है। पहली बात ईयर देख लीजिए तो थोड़ा सा आप अंदाज लगा पाओगे। 1977 है, मतलब सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस नहीं है। वो तो बलवंत राव मेहता कमेटी को तो अपॉइंट किया था कांग्रेस ने। यहाँ 1977 है, मतलब मोरारजी देसाई है। तो देसाई कमेटी ने देसाई गवर्नमेंट ने कमेटी को अपॉइंट करके ये चेक करने की कोशिश की कि पिछले 20 सालों में 18-20 सालों में इंडिया में विलेज पंचायत का क्या आउटकम है। हमने किया तो है सेटअप, तो उसका अगर आउटकम सही होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाना तो ज़रूरी है। इसी कारण मेहता कमेटी अपॉइंट की गई। और मेहता कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आई 78 को रिपोर्ट सामने आई, तो रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रिकमेंडेशन ये था, इनका कहना ये था कि ये जो 3 टियर सिस्टम है इसको हटा के 2 टियर सिस्टम रखना चाहिए। और 2 टियर सिस्टम मतलब देखो अभी हमने तो क्या देखे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, तीनों लेवल पे हमने 3 टियर सिस्टम लगाए। ये जो 2 टियर सिस्टम की बात कर रहे तो इनका कहना क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ZP तो रखो, लेकिन तहसील और ग्रामीण लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट ना रख के एक ही गवर्नमेंट रखो, ये इनका कहना था। तो 2 टियर सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किए। इसके अलावा इनके रिकमेंडेशन में एक इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो ZP है इसका टर्म 5 साल ना रख के 4 साल का रखा जाए। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ को टैक्स लगाने का राइट दिया जाए। और इसके अलावा CEO का सीक्रेट रिपोर्ट बनाने का राइट
जेडपी के चेयरमैन के पास या फिर जेडपी के चेयरमैन को दिया जाए, लिखो फिर बाद में समझेंगे हम लोग। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सीक्रेट रिपोर्ट बनाने का राइट जेडपी के चेयरमैन को दिया जाए। सीईओ का सीक्रेट रिपोर्ट जेडपी के चेयरमैन को दिया जाए बनाने का, ये समझते क्या है। अभी आपको सेटअप नहीं पता है तो वो थोड़ा समझने में आपको मुश्किल जाएगा। हर जेडपी में, जिला परिषद में, दो इम्पोर्टेंट हमें पर्सन दिखेंगे। एक रहेगा उस जेडपी का चेयरपर्सन जो रिप्रेजेंटर रहेगा लोगों की तरफ से चुन के जाने वाला, और दूसरा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट जो रहेंगे सीईओ। अब दोनों इक्वल ही है पावर्स में, समझ के चलो। हम लोग अभी लिस्ट देखेंगे तब आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी अभी एटलीस्ट। अब ये तो सर्वेंट है सीईओ, तो अगर सीईओ के चलते अगर उस चेयरमैन को काम करने में दिक्कतें आ रही है जो रिप्रेजेंटर हैं, तो वो रिप्रेजेंटर सीईओ की कंप्लेंट, जिसको हम लोग हमारे भाषा में कहते हैं चुगली, स्टेट गवर्नमेंट को कर सकता है लेटर लिख के कि भाई आपका सीईओ जो है ना मेरे हर काम के बीच में आ रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, इसका ट्रांसफ़र करो कोई और पे, ये हमें नहीं चलेगा। तो ये राइट उसे मिले चेयरमैन को, ये इनका सजेशन था। आज हर स्टेट में यही चलता है, यही चलता है। मतलब यहाँ पे जो 4 साल के लिए 5 साल के लिए जो आया है ना पर्सन एज अ चेयरपर्सन ऑफ जेडपी, जो रिप्रेजेंटर हैं, जो ऐसा भी है ना, अंगूठा छाप ही होगा ना, वो कंप्लेंट कर सकता है सीईओ की स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई हाँ ठीक है बात में दम है, तो फिर उसका ट्रांसफ़र होगा। आपको शायद पता होगा कि मुंडे सर का बहुत बार ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रांसफ़र होने के बहुत सारे रीजंस है। एक तो ये कि उनके ऐसे तो कंप्लेंट्स गए ही हैं, और दूसरी बात ये कि स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि वो कहीं एक जगह पे काम करें, क्योंकि वो काम करते हैं तो गवर्नमेंट फंस जाती है, इसलिए उनको भगाया जाता है फिर हर बार। ठीक है, तो ये वाला मामला है। अशोक मेहता कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन तो दी है, लेकिन इनके रिकमेंडेशन ऐसे बिल्कुल कुछ खास काम नहीं आए, क्योंकि 1978 के रिकमेंडेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करे उसके पहले ही सरकार गिर गई। तो मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन हमारे कोई खास काम के नहीं है। ठीक है, लास्ट कमेटी जिसको हमें देखना है, सीधा हम लोग जाएंगे NM सिंघवी कमेटी 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट, सिंघवी कमेटी, इनके भी रिकमेंडेशन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने रखी, जो डिमांड इन्होंने की, वो ये थी कि भाई अगर हम लोग पिछले सालों से 30 सालों से 40 सालों से अगर इंडिया के विलेज पंचायत का डेवलपमेंट देखें तो वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर हमें इनका डेवलपमेंट करना है तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना ज़रूरी है। जब तक इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं रहेगा तब तक इन्हें वो डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का डिमांड सिंघवी कमेटी ने किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपको। और कमेटी ने जो रिकमेंड किया है कि लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, इसको लेके राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लाया। बिल में भी 62nd अमेंडमेंट बिल था, वो बिल नंबर है 62nd अमेंडमेंट। और 62nd अमेंडमेंट बिल किस लिए लाया गया था? तो लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया था। लेकिन वो बिल पास हो उसके पहले 1989 में राजीव गांधी सरकार गिरी, इसलिए वो बिल पास हुआ नहीं, और इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला। ठीक है, ये बिल पास नहीं हो पाया, अमेंडमेंट बिल 62 या 64, हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न है, 62 फिलहाल लिख के रखो। लेकिन जब 1991 में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आई, PV नरसिंह राव ये देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने फिर से 1993 में अमेंडमेंट बिल्स लाए जो लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते थे। उसमें से एक बिल था 73rd, दूसरा था 74th। दोनों बिल पास होके आज लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। और 73rd 74th अमेंडमेंट को लेके हमने इसके पहले भी बात किया है, अलग से कुछ बताने की जरूरत। बाद भले 73rd 74th अमेंडमेंट ने क्या प्रोविजंस डाली है उसको समझते बैठेंगे। अभी हमने जैसे देखा, अभी हमने जो डिवाइडेशन किया था, स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर तहसील है, फिर विलेजेस हैं, तो उसी फॉर्मेट को हम लोग और अच्छे से रखते हैं
कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या चलेगा। पहली बात, अभी ये जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है ये किससे डील करता है? तो 73rd अमेंडमेंट डील करता है पंचायत राज से। और जब हम लोग पंचायत राज की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग विलेज लेवल की बात करते हैं, मतलब रूरल की बात करते हैं, हम लोग अर्बन की बात नहीं करते हैं, रूरल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब इसमें हम गवर्नमेंट को 3 टियर सिस्टम में बांटेंगे। जैसे एक तो रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक रहेगा तहसील लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडी वर्किंग में है उसे हम लोग कहते हैं जेडपी, जिला परिषद। तहसील लेवल पे जो बॉडी है उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, ये बस चार्ट अच्छे से निकाल के रखो और उसको ध्यान में रखो। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली दे पाओगे, बस इस चार्ट के ऊपर ध्यान देना आपने। और जो विलेज लेवल पे है जिसको हम लोग कहेंगे ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ये हुए 3 टियर का गवर्नमेंट, 3 टियर सिस्टम। अब हर गवर्नमेंट में हमें एक पर्सन दिखेगा जो रहेगा एग्जीक्यूटिव हेड और दूसरा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सेम यहां पे भी एक एग्जीक्यूटिव हेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यहां पे भी सेम। सो जिला परिषद से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे अच्छा एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो रहेंगे ये और कौन कैसे क्या रहेंगे उसको समझते हैं। एक एग्जीक्यूटिव हेड, दूसरे है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो रहेंगे यहाँ के चेयरमैन, या फिर चेयरमैन लिखने से अच्छा ऐसे भी मत लिखो, सीधा लिखो कि वो रहेंगे रिप्रेजेंटर। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो रहेंगे सर्वेंट। सेम यहां पे भी और सेम यहां पे भी। और एक बात, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटर है मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसको हम कहते हैं चेयरपर्सन, और जो सर्वेंट है मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है सेक्रेटरी। अब सेम नीचे भी आपने सेम ही लिखना है, ये है चेयरमैन, ये है सेक्रेटरी, ये है चेयरमैन, ये है सेक्रेटरी। देखो ये लोकल बॉडीज के ऊपर जो गवर्नमेंट है ना वो 2 ही गवर्नमेंट है, एक सेंटर गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। आपको सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट दिखते हैं, बस फर्क इतना है, एक पोस्ट को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव हेड और दूसरे को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट हेड। जो सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो है प्रेसिडेंट, जो गवर्नमेंट के हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। अब इधर नीचे आएंगे स्टेट में, तो स्टेट में भी जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो है गवर्नर और जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो है सीएम। लेकिन सेंटर और स्टेट में ये जो दोनों ऑफिसर्स दिख रहे हैं ये दोनों लोग कहीं ना कहीं लोगों के तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटर है ना। लोकल बॉडीज में ऐसा नहीं है, लोकल बॉडीज में 2 जो है उसमें से एक रिप्रेजेंटर है और दूसरा जो पर्सन है वो है ऑफिसर। अब सीधा तीनों इसको एक ही बात लागू होगी। हमें जो एग्जीक्यूटिव हेड दिख रहा है, जो रिप्रेजेंटर दिख रहा है, मतलब जो चेयरमैन दिख रहा है, वो रहेगा लोगों की तरफ से चुन के आया हुआ बंदा जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चुन के आया है। शायद पता होगा आपको कि जेडपी का टर्म कितने साल का रहता है, 5 साल का ही। जैसे लोकसभा 5 साल है, असेंबली 5 साल है, वैसे जेडपी। और जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, जैसे आपके स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, वैसे जेडपी की भी इलेक्शन होते हैं। अभी लास्ट टाइम हुए थे महाराष्ट्र में जेडपी की इलेक्शंस हो गए, लोग चुन के आएंगे, चुन के आने वाले लोगों में से एक चुना जाएगा वहां का एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, सेम पंचायत समिति की भी इलेक्शंस होंगे, ग्राम पंचायत के, विलेज पंचायत के भी इलेक्शंस हो गए। अभी सेम 4 महीने पहले विलेज पंचायत के महाराष्ट्र में जो है वो हुए हैं इलेक्शंस। तो यहाँ पे जो हमने ये बॉडी रखी है ये है रिप्रेजेंटर, लेकिन जो नीचे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिसको हम लोग सेक्रेटरी कह रहे हैं वो रहेंगे पब्लिक सर्वेंट। मतलब एक तो उन्होंने यूपीएससी की तरफ से उन्हें या फिर उसे स्टेट पीएससी की तरफ से अपॉइंट किया गया है,
इसको ही क्लियर करो। ये है लोगों की तरफ से चुन के आने वाले रिप्रेजेंटर, और नीचे जो है सेक्रेटरी, वो है आपके ऑफिसर जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी से चुन के आए हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरमैन रहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड रहते हैं, उनको हम चेयरमैन ऑफ जेडपी इसी नाम से जानते हैं, चेयरमैन के नाम से ही जानते हैं, चेयरमैन ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ क्या क्वेश्चन? सेम है, सेम चेयरमैन सेक्रेटरी, चेयरमैन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफिसर, चेयरमैन जो है वो रिप्रेजेंटर, और जेडपी का जो है उसको हम लोग चेयरमैन ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जेडपी है, जेडपी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब जो सेक्रेटरी है, वो रहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। रिक्रूट करेंगे यूपीएससी, अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर है, बड़े ऑफिसर हैं। क्लियर? तो सीईओ ये रहते हैं सेक्रेटरी। बेसिकली इन्हीं का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक अंतर, मतलब यही पे क्लियर कर दो, क्योंकि कैसा है, यही अगर हम लोग आप यहाँ पे स्टेट पीएससी पढ़े रहते तो ये टॉपिक एक हफ्ता चलता है, आपको एक लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पूछा जाएगा ना कि विलेज पंचायत का स्ट्रक्चर कैसा है। कौन सी विलेज पंचायत का? भाई आपके सेंटर में विलेज पंचायत आता है क्या? नहीं, स्टेट में आता है। यूपीएससी क्यों पूछेंगी? और कौन से स्टेट का पूछेंगी? इतना 28 स्टेट में से कोई भी रैंडमली थोड़ी पूछेंगे आपको, बिल्कुल नहीं पूछेंगी। ऐसा भी नहीं, अच्छा बच्चा महाराष्ट्र का काम करते इसको महाराष्ट्र का दे देते क्वेश्चन, दूसरे को यूपी का दे देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए आपको अंदर तक नहीं ले जाएंगे वो लोग। लेकिन स्टेट अगर हम लोग देखते हैं तो फिर बहुत अंदर तक देखना रहता है कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कौन मीटिंग्स लेता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक जनरल बात है, चेयरमैन ये जो है ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन 5 साल के लिए चुन के आया है, 5 साल के लिए एज अ मेंबर चुन के आया है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो चेयरमैन का पोस्ट है वो 2.5 साल के लिए बांटा जाता है। 5 साल का जेडपी है ना, तो 5 साल के टर्म में 2 चेयरमैन होके जाएंगे, 2.5 साल के। पूरे कंप्लीट 5 साल के लिए किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जाता है, उसका टर्म ही 2.5 साल का है। और कैसे होगा? जैसे हम लोग लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं ना, कि पहले मेंबर चुन के आ गए, उसमें से एक हमने चेयरमैन मतलब स्पीकर चुना, सेम इनका अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही होता है कि अगर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर के जेडपी में अगर 75 लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो 75 लोगों के लिए हो जाएंगे पहले तो इलेक्शन। 75 लोग चुन के आ जाएंगे, चुन के आने के बाद 75 में से एक बनेगा चेयरमैन। लेकिन वो चेयरमैन का टर्म 5 साल के लिए नहीं है, 2.5 साल के लिए है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि इस 5 साल में 2 चेयरमैन हो अलग अलग लोग। ठीक है, तो हम 2.5 साल के लिए उन्हें अपॉइंट करते हैं। सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल? एक सर्वेंट को एक पर्टिकुलर एरिया में कितने साल के लिए पोस्टिंग मिलता है? 3 साल। 3 साल का छुट्टी, मतलब ट्रांसफ़र, आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र मिलेंगी ही। ठीक है, एक्चुअली इनका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक ये सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, तो फिर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं रहता है बजट? रहता है। अरे विलेज पंचायत का भी बजट रहता है। तो अगर विलेज पंचायत का रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहता है, तो वो बजट कौन बनाता है? ये चेयरमैन। ये काम सीईओ का है। सीईओ बनाएंगे बजट उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ये देखेंगे कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा जा सकता है, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करना है। अरे इनका रोल ज़रूरी है। आपको अगर लगता है कि सरकार जो है वो देश चलाती है, तो सरकार नहीं चलाती है, यही ऑफिसर चलाते हैं। सरकार तो बस बताएंगी कि हम ये करेंगे, उसको बताने वाला ये है कि क्या करना है, प्रोग्राम्स क्या रहने चाहिए, उसको इंप्लीमेंट कैसे, इनको सारे काम करना है। तो इनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जेडपी में तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। फिर अगर हम लोग तहसील लेवल पे आएंगे, पंचायत समिति, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव या फिर आपके चेयरमैन, यहाँ के चेयरमैन को कहा जाता है पंचायत समिति के चेयरमैन को चेयरमैन ही कहा जाता है, चेयरमैन ही कहा जाएगा। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को कहा जाता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये पोस्ट निकलती है, ये पोस्ट निकालने का काम करता है स्टेट पीएससी। और लास्ट
सबसे नीचे जो गवर्नमेंट है, पंचायत समिति, तो विलेज पंचायत के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सरपंच। हर स्टेट का लॉ रूल्स अलग अलग है तो इसलिए हम लोग उसको, जैसे महाराष्ट्र में सरपंच जो है वो डायरेक्ट लोगों से चुन के जाते हैं, इसके पहले नहीं था ये प्रोविज़न, है ना। मतलब अभी पिछले 5-6 सालों से हमें ये दिखता है, जो डायरेक्ट चुन के जाते हैं तो उनका टर्म 5 साल का है। फिर अगर यही जब तक इनडायरेक्ट थे ना तो उनका टर्म 2.5 साल का रहता था। मतलब सेम 5 साल का विलेज पंचायत, लेकिन 5 साल में 2 लोगों को सरपंच बनाया जाएगा। और यहाँ जो सबसे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड रहेगा उसको कहते हैं हम लोग ग्राम सेवक। ये सेवक, ग्राम सेवक कम रहता है, गरम सेवक ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके जेब गरम रहते हैं ना। सीईओ एग्ज़ाम लेता है इसका, ग्राम सेवक का, निचले स्तर ग्रुप सी का ऑफिसर है वो, ठीक है। लेकिन पूरा काम संभालने का ऑफिशियल लेवल पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तहसील का, पंचायत समिति का पूरा काम संभालने का। अब सोचो ना कि 8-10 गांव मिला के ही एक तहसील हो रहा है, और एक तहसील पे कौन सा गवर्नमेंट है, पंचायत समिति। सो बेसिकली पंचायत समिति के अंडर में ही विलेज पंचायत आ रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ग्राम सेवक, ये ग्राम सेवक रिस्पॉन्सिबल रहता है बीडीओ को। बीडीओ को बताएगा कि भाई गांव में ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा है मालक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चक्कर वक्कर मारो मत, मैं सब अच्छे से देख रहा हूँ। सारी रिपोर्ट वो बीडीओ को देगा, जो भी चीज़ है वो बीडीओ को बताएगा। और सेम यहाँ बीडीओ जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रहेगा सीईओ। दूसरी लैंग्वेज में सीईओ कंट्रोल रखेगा बीडीओ पे, बीडीओ कंट्रोल रखेगा ग्राम सेवक पे, ठीक है। वैसे ही उन तीनों धुरंधर रिप्रेजेंटेटिव्स को देख लेते हैं। मतलब एक जहाँ कनेक्शन बनता है वो मैं आपको एटलीस्ट बता दूं। जैसे ये जो सरपंच दिख रहे हैं 5 साल के लिए महाराष्ट्र में है, अगर सरपंच जी को 5 साल के भीतर अगर अपने पोस्ट को रिज़ाइन देना है, पोस्ट का रिज़ाइन देना है, तो वो रिज़ाइन पंचायत समिति के चेयरमैन को देंगे। और अगर चेयरमैन को देना है तो वो देगा झेडपी के चेयरमैन को। और अब झेडपी के चेयरमैन को देना है तो क्या लगता है वो किसे देगा? वो हाँ, स्टेट को नहीं, वो देता है रीजनल कमिश्नर को। रीजनल कमिश्नर है ना, उसको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं सारे गवर्नमेंट एक दूसरे से, ठीक है। चलो, पुलिस पाटिल को, ये पुलिस पाटिल का अपॉइंटमेंट जो है वो सीईओ के रेंज में, बाकी उसका टेम्पररी जो अपॉइंटमेंट रहता है वो तहसीलदार करता है। उसका अपॉइंटमेंट करने का काम जो है पुलिस पाटिल का, वो देखा जाए तो सीईओ के अंडर में ही होता है, लेकिन लगभग बहुत बार जो डिप्टी कलेक्टर रहते हैं वो उसको कंट्रोल करेंगे, तहसीलदार कंट्रोल करेगा। सीईओ के अंडर में उनका अपॉइंटमेंट होता है लेकिन उस पर्सन का, और तहसीलदार ही बहुत बार उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। आपको यूपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते वैसे, ठीक। ये बात हुई आपके विलेज लेवल का मामला जो है वहाँ के गवर्नमेंट का, क्लियर है। अब यही अगर हम लोग अर्बन लेवल देखें तो अर्बन के लिए बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 74th। तो जैसे रूरल एरिया में हमने ये देखा है कि 3 स्टेज थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट था, तहसील था, विलेज था। तो अर्बन लेवल पे, अब अर्बन लेवल पे ऐसा कुछ अलग तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर 3 गवर्नमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देता हूँ, फिर देखते हैं कि कहाँ पे वो अपॉइंट रहते हैं। एक को कहा जाता है महानगर पालिका, ठीक है। अब कहाँ पे ये 3 गवर्नमेंट हमें दिखेंगे, तो जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ सिटीज़, कुछ टाउन नहीं कहेंगे, सिटीज़ कहेंगे, कुछ सिटीज़ जो है वो बहुत बड़े हैं। अब जैसे नागपुर की बात कर लिया जाए या पुणे की बात कर लिया जाए, या फिर और भी बहुत सारे जो बड़े सिटीज़ हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा है, तो जो बड़े सिटीज़ है, जो बिग सिटीज़ हैं, उन बिग सिटीज़ के लिए महानगर पालिका काम करता है, ठीक। लगभग जिनका पॉपुलेशन ये मोर देन 10 लाख है, वहाँ पे उनको बड़ी सिटीज़ कहेंगे हम लोग, और वहाँ पे महानगर पालिका जो है वो काम करेंगे। लेकिन जो सिटीज़ छोटे हैं, स्मॉल सिटीज़ जिसका पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, वहाँ पे आपको नगर पालिका ये सिस्टम दिखेगा, ठीक है। तो बड़े सिटीज़ महानगर पालिका, छोटे सिटीज़ नगर पालिका, और तीसरा जो स्तर है नगर पंचायत,
वो देखते हैं, वो समझते हैं कि ये क्या है। मतलब ये तो पता होगा ना कि अब ये हम लोग जहाँ बैठे हैं वो नागपुर कॉरपोरेशन में आता है, म्यूनसिपैलिटीज़ में, वो भी महानगर पालिका का एरिया है। तो ये जो महानगर पालिका, आपको तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि नागपुर शहर को कितना पुराना हिस्ट्री है, कितने साल हो गए इस शहर को? 250 साल पूरे हो गए, लगभग 261 ईयर चल रहा है, ज़्यादा ही 265 चल रहा होगा। तो 250 साल पूरे हुए हैं। तो 250 साल के पहले एग्जाम्पल लेते कि AD 1000 में, मतलब 1000 साल पहले भी ये शहर ही था क्या? ऐसी फ्लाईओवर था, इधर बगल में मल्टीप्लेक्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, मतलब शहर नहीं था, मतलब हाँ ठीक है गांव था। तो जब गांव था तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अभी हमने देखी कि क्या रहता है, विलेज पंचायत। आज भी जितने गांव हैं या फिर आज जितने सिटीज़ हैं, ऑफकोर्स वो पहले उनकी शुरुआत तो गांव से ही हुई होंगी ना, लेकिन उस गांव में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे कि अभी वहाँ पे कहीं ना कहीं चेंजेस हो के अब वो विलेज ट्रांसफ़र कर रहा है खुद को अर्बन एरिया में। अब कैसे कहेंगे, पहली बात तो कैसे जानेंगे कि उसका जो है वो अर्बनाइजेशन हो रहा है? तो 2-3 चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है। पहले तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि उस गांव में रहने वाले कितने लोग ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल हैं और कितने नॉन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल हैं। तो अगर लोग 25% से ज़्यादा अगर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेबल वो होते जा रहे हैं, तो आप उसको विलेज के कैटेगरी से हम धीरे धीरे निकालेंगे, एकदम से नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग रह रहे थे, अब पता चला कि 50 लोग जो है वो अब नॉन एग्री सेक्टर पे, तो हाँ एक काम करो उसे महानगर पालिका बना दो। ऐसा नहीं होगा भाई, अभी तो चेंजेस हो रहे हैं ना, तो हम गवर्नमेंट का फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो इसी कारण वो एरियाज जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो विलेज था लेकिन अब धीरे धीरे उसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, ऐसे एरिया में हमें गवर्नमेंट को चेंज करना ज़रूरी हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल देते हैं, नागपुर के साउथ नागपुर में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको एक गांव मिलेगा, आज वो गांव नहीं रहा लेकिन फिर भी गांव है बेसा बेलतरोडी। बेसा बेलतरोडी नागपुर का सबसे डेवलप्ड एरिया है, और मैं कह रहा हूँ कि गांव तो वो कई साल पहले गांव था। आज अगर जाओ, आज भी है गांव, मतलब आज भी आपको दिखेंगे कि अच्छा बेसा गांव, बेलतरोडी गांव, गांव के नाम से एक झोपड़ी दिखा दो वहाँ पे, आप गाय भैंस दिखा दो नहीं मिलेंगे, खेती दिखा दो नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगी तो बस 10-10, 12-12 है ना फ्लोर्स की बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ सालों में तो वो तो शायद एक अलग टाउन के नाम से शायद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मनीष नगर में रहने वाले लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लेक्स वहीं पे है, बिग बाज़ार वहीं पे है, हल्दीराम वहीं पे है, सारे रेस्टोरेंट्स वहीं पे, डी मार्ट्स वहीं पे है, आपको क्या चाहिए सब वहीं पे है। घर के बाहर निकलोगे तो सारे सर्विसेज वही मिल जाएंगे। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो जब ये डेवलपमेंट, मतलब पहले भी हुआ था, ठीक है, अब लगभग हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 साल हो गए हैं कि वो डेवलप एरिया हो गया है, लेकिन अब तक वहाँ का जो सिस्टम था वो किस आधार पे चलता था? तो बेसा और बेलतरोडी के लिए था विलेज पंचायत, लेकिन इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो अब भाई कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन हुआ है ना, तो इसी कारण अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए आज वो बना है नगर पंचायत। अगर वो विलेज नहीं रहा, अगर वो नगर हो गया है, तो विलेज पंचायत से हटा के उसको बनाया जाता है नगर पंचायत। तो ऐसा एरिया, ऐसा विलेज जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन एरिया में हो रहा है, वहां पे हम लोग नगर पंचायत इस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो ये 3 टियर। और फिर सेम हर स्तर पे आपको वैसे ही मिलेगा, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। सेम यहाँ पे भी सेम एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है यहाँ तक। अब कौन रहता है यहाँ इतना देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो कॉरपोरेशन या फिर महानगर पालिका के जो चेयरमैन रहते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटर रहते हैं, अब पता होगा शायद आपको, क्या कहते हैं हम लोग उनको? महापौर, मेयर, उनको हम लोग मेयर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो चेयरमैन है वो है मेयर। और महापालिका लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, मतलब जो उसको अच्छे से लिखना ना, ये जो ऊपर का है जो चेयरमैन, नीचे का सेक्रेटरी, ऊपर का रिप्रेजेंटर, यहाँ का सर्वेंट, ऊपर का एग्जीक्यूटिव हेड, नीचे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, मैंने लिखवा के नहीं दिया लेकिन उसको कंसिडर करके चलो। यहाँ महानगर पालिका का जो सेक्रेटरी रहते हैं वो रहते हैं कमिश्नर ऑफ महानगर पालिका। सो यूपीएससी पास आउट कैंडिडेट IAS लेवल
आपको शायद पता, हाँ, ये जो है यूपीएससी पास आउट, वो भी सीनियर। भाई आपको महापालिका में अपॉइंट करना है ना कमिश्नर, तो वो पर्सन अच्छा खासा सीनियर रहेगा, उसका अच्छा खासा सर्विस हो गया है। जैसे शायद आपको पता होगा, नागपुर से कौन कौन मतलब एक शहर से है कोई, एक ही है वाकई से, बाहर से, ठीक। नागपुर शहर में जब कोविड था, कोविड के टाइम पे हर एरिया का प्रॉपर सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम अगर किसी के ऊपर आया होगा तो वो कमिश्नर थे। और लकीली उस टाइम पे, अब लकीली बोल सकते हैं, अनलकीली भी बोल सकते हैं, नागपुर के कमिश्नर थे मुंडे सर। और मुंडे सर ने तो इतना टाइट सब करके रख दिया था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। गलती से एक पर्सन जिसका सबसे पहला डेथ हुआ नागपुर में और रामेश्वरी में, देखना रामेश्वरी में रहता था वो पर्सन। अब रामेश्वरी में वो भी पट्टे ने, उसने क्या किया कि वो चलाता था पान ठेला और लोगों को पान मसाला बांटता था। सब तो लॉकडाउन है, अब वो कहीं जा भी रहा है, अब वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, शायद गांधी बाग इतवारी जा रहा है, और यहाँ चुपके चुपके वो लोगों को बांट रहा है। अब ऑफकोर्स उसने वहीं से लाया होगा, गांधी बाग इतवारी से, है ना। और यहाँ पे उसने कितने लोगों को बांटा ये थोड़ी पता है। उसको हो गया कोविड, लोगों को, अब आप सोचिए कि पहले हमें पता ही, एक्सपीरियंस ही नहीं ना कि कोविड क्या है क्या नहीं। उसको अनईजी शायद हुआ होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा, उसका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया, खबर निकल गई कि भाई ऐसा ऐसा मामला था, पान मसाला बांटता था। तो पान मसाला बांटता था तो साहब ने, मुंडे साहब ने, चलो ठीक है उसका डेड बॉडी तो उसका तो सेटलमेंट हो गया, वो पूरा एरिया सील करवा दिया। और सील करके जितने भी उसके घर के आजू बाजू के लोग हैं, 5 बसेस बुला के सबको डाल के सबको क्वारंटाइन, सब क्वारंटाइन अंदर। अरे थोड़ी ना पता उसने किससे किसे पान मसाला दिया है, और ना हमें कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि कोविड कैसे फैल सकता है कैसे नहीं। ऐसे और एक जगह हुआ था सतरंजीपुरा, सतरंजीपुरा में एक घर में एक केस मिली, पूरा सतरंजीपुरा सील, ना सतरंजीपुरा से कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता। तो ऑफकोर्स ये कमिश्नर का काम है भाई, उसको देखना है सारी चीज़ें। उस टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई कमिश्नर के लिए इतना तड़का फड़का डिसीजन लिया था। एक शेख सर के थे, एक शेख नाम के सर थे वो सीईओ, जिनको अपॉइंटमेंट किया था। मतलब यहाँ कोरोना लगा, बिल्कुल 3 दिन में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं उन्हें बुलाओ, उन्हें बनाओ कमिश्नर, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे डिसीजंस लिए गए, अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट किया गया था। तो इसीलिए इनका रोल सिटी को संभालने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम ये तो है ही, ऐसे जो कोई है वो ये करते हैं। अभी कौन है नागपुर के महापौर? मिसेस ठाकरे है ना, कोई मिसेस ठाकरे हैं जो अभी फिलहाल महापौर है। ठीक है, चलो नगर पालिका के जो ये अपने आपके एग्जीक्यूटिव हेड रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपके नगर चेयरमैन के नाम से जानते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहते हैं वो रहते हैं चीफ ऑफिसर। एमपीएससी से पोस्ट निकलता है ये। और सबसे नीचे नगर पंचायत, उसको हम लोग सीधा सीधा यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लगभग 1-1.5 साल पहले अपने प्रयास की ही बच्ची हैं साइली देशकर, जिसका पोस्ट निकला है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ठीक है, वो नगर पंचायत में एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंटेड है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके लोकल बॉडीज़ का। मतलब स्टेट के भीतर भी हमें 6 गवर्नमेंट्स दिख रही है, विलेज लेवल पे 3 एंड आपके अर्बन लेवल पे 3 गवर्नमेंट। ठीक है, उसका फॉर्मेट मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया। आपको बस यहाँ पे ये देख रहे हो कि भाई यार कलेक्टर नहीं दिख रहा है, यार कहाँ पे गया, कहीं तो दिखे। क्योंकि बहुत बार लगता है हमें कि कलेक्टर जो है वो झेडपी के वो रहते हैं हेड, या फिर बिल्कुल नहीं, वो सबका हेड है, वो सबका बॉस है, उसका छोड़ दो। वो बॉस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है ना भाई, वो रेवेन्यू ऑफिसर है, वही मैजिस्ट्रेट साहब सब वही है। ये जो है ना अर्बन एरियाज के, इनमें से अगर किसी को भी, मतलब जो यहाँ पे मेयर है या फिर बाकी जो लोग हैं या फिर ये आपके नगर चेयरमैन है, इनको अगर वो देना, रिजाइन देना है, तो फिर कलेक्टर के पास जाना रहता है। ठीक है, तो कलेक्टर का रोल अलग है।
क्लियर? ये फॉर्मेट, बस इस फॉर्मेट को प्रॉपर करके रखो, आपको और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे सीधा अमेंडमेंट पे लेके, अमेंडमेंट के तरफ कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1993, थोड़ा याद करके बताओ सब लोग कि किस पार्ट में है। अच्छा, टाइटल क्या है इसका? पंचायत राज। पार्ट नंबर 9, यस, 9 पार्ट में। इसके अलावा आर्टिकल्स 243A से लेके 243O, और कौन से शेड्यूल में? और दूसरी बात कि बेसिकली ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, वो उसके साथ साथ कुछ पावर्स भी देता है लोकल बॉडीज़ को। पावर्स मतलब सब्जेक्ट्स, तो उसको समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट्स आज हमने लोकल बॉडीज़ को दिए हैं तो वो कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कितने सब्जेक्ट्स हैं वो अगर हम लोग देखें तो आज हमने देखा पंचायत राज के नाम से सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स हैं। अब 29 सब्जेक्ट्स मतलब क्या? जैसे सेंटर को है ना 98 सब्जेक्ट्स, वैसे भी इनको भी तो देना पड़ेगा। गांव का रास्ता है, स्कूल है, ये है, वो है, ऐसे 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमें आर्टिकल्स देखना है। 243A से लेके O तक क्या क्या आर्टिकल्स हैं? 18 आर्टिकल्स हैं लगभग, ABCDEFGHIJKLMNO 15। और उसके बाद हम आज ही 74th अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें फिर देखना है आर्टिकल 243P से लेके 243ZG, वो है 18 आर्टिकल्स। तो 15 ये, 18 वो, 33 आर्टिकल्स खत्म कर देते हैं आज, क्योंकि कल आप घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए आज ही हमें ये चीज़ ख़त्म करना ज़रूरी है। कल आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्यों नहीं निकल पाओगे, क्लास होने के बाद आप समझ जाओगे। पहले आते हैं यहाँ 1 बाय 1। हम यहाँ फर्स्ट आर्टिकल 243A, बस A लिखता हूँ मैं, सीधा लिखो कि 243A क्या कर रहा है। तो 243A ये पंचायत राज का डेफिनेशन कर रहा है। आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, जो प्रोविजन है, लेकिन डेफिनेशन को लेके है। देन 243B क्लियर करता है कि पंचायत राज ये 3 टियर सिस्टम रहेगा, मतलब ZP, पंचायत समिति, विलेज पंचायत। देन 243C कहता है कि मेंबर्स इलेक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, सारे मेंबर्स से स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुने जाएंगे। ठीक है, देन 243D, अरे ये 15 आर्टिकल्स पढ़ने को ही समय लग सकता है, बाकी 18 आर्टिकल्स 2 मिनट में खत्म। बस इस हिसाब से उसको सही तरीके से बस समझो आप। डी जो है वो है रिजर्वेशन। किन्हें? तो रिजर्वेशन है वुमेन्स, ओबीसीज, एससी एंड एसटी। 243D। अब देखो, मैं रिजर्वेशन की तरफ इतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामला वही है कि क्या है, सेंटर ने अमेंडमेंट करके दे दिया कि भाई 243D से सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किन्हें वुमेन्स, ओबीसी, एससी, एसटी कितना मिलना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट देखते बैठे, ऐसा मामला है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखते बैठे। अब महाराष्ट्र की बात बताऊं तो महाराष्ट्र में देखो हाल कैसे है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के लिए वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन है। हर स्टेट में 50% नहीं है, महाराष्ट्र में है। किसी स्टेट ने दिया है, किसी स्टेट ने नहीं दिया है 50% तक। किसी स्टेट ने अगर 50 नहीं दिया तो एटलीस्ट 1/3 है, लेकिन कंपलसरी बोल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रोविजन है आर्टिकल 243D, रिजर्वेशन देना वुमेन्स को देना पड़ेगा। अप टू 50% दे सकते हैं, हमने दे दिया, महाराष्ट्र ने। वुमेन्स को 50%, ओबीसी को 27%, एससी और एसटी को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, कोई फिक्स रेट नहीं है, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, बाकी इनका फिक्स। देन
आर्टिकल 243 ई बताता है लोकल बॉडीज का टर्म, और टर्म सबका 5 ईयर। रूल ये भी है, अगर किसी भी कारण से कोई भी लोकल बॉडी, मतलब वो विलेज पंचायत रहे, पंचायत समिति रहे या जिला परिषद रहे, किसी भी कारण से 5 साल के भीतर अगर वो लोकल बॉडी डिसॉल्व होती है, तो रूल ये है कि डिसॉल्व होने से 6 महीने के भीतर फ्रेश इलेक्शन लेके नया लोकल बॉडी अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट। जब तक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था ना, तो पता क्या होता था, 5 साल का टर्म था, 2 साल में डिसॉल्व हो गई, 3 साल तक इलेक्शन ही नहीं, कोई वाली ही नहीं था उसका। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आज बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, ठीक है। देन F 243F, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा ना, लोकसभा असेंबली में भी हमने देखा था। बस एक बात याद रखिए, बहुत बार ऐसा लग सकता है कि वही पर्टिकुलर पर्सन ये 24 साल का था या 23 साल का था और वो किसी झेडपी का मेंबर हो गया है या ग्राम पंचायत का मेंबर हो गया है, तो हो सकता है, तो माइंड में आ सकता है कि भाई ये तो 25 पूरा नहीं है, ये कैसे मेंबर बना। तो विलेज पंचायत या फिर लोकल बॉडीज़ में 21 ईयर पूरा हो गया, आप क्वालिफाई हो, आप बिल्कुल क्वालिफाइड हो, आप इलेक्शन में खड़े रह सकते हो, ठीक है। तब अपात्रता डिस्क्वालिफिकेशन F। इसके बाद 243G, सब्जेक्ट्स कितने थे, अभी लिखे 29। 243H, लोकल बॉडीज के पावर्स, और पावर्स क्या है, तो उनको टैक्स लगाने का राइट। देन 243I, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, आय के ऊपर, क्योंकि आय प्रोविजन करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन हमने देखा था, वो क्या था 280, लेकिन वो सेंटर का है, सेंटर स्टेट के लिए, यहाँ पे स्टेट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए 243I। देन 243J, लिखो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कौन करता है लोकल बॉडीज का, अगर गवर्नर ने रिक्वेस्ट किया तो कैग ही करेगा, ठीक है। देन 243K, प्रोविजन है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर आपको याद होगा, जब हमने इलेक्शन कमीशन पढ़े थे, तब देखो मैंने इलेक्शन कमीशन 324 और स्टेट इलेक्शन कमीशन डिवाइड करके दिया था। मैंने कहा था कि जो 324 वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, वो भी 6 स्टेज पे इलेक्शन लेता है, ये भी 6 स्टेज पे इलेक्शन लेते हैं। उनका 6 स्टेज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल, इनका अभी जो लिखे यहाँ 3 और यहाँ 3, ये 6, ठीक है। देन IJKL, लिखो कि ये एक्ट यूनियन टेरिटरीज को भी लागू है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस एक्ट में। यूनियन टेरिटरीज को भी ये एक्ट लागू है, लेकिन प्रेसिडेंट इस लॉ में, एक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि स्टेट में तो जैसे वैसे जैसे लॉ बनाया ना वैसे लागू हो जाएगा। कंफ्यूजन? हाँ बेटा, किसमें लिखना क्या है? पंचायत राज 73rd अमेंडमेंट स्टेट्स को लागू है, वैसे ही वो यूनियन टेरिटरीज को भी लागू है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को ये जो लॉ है उसमें चेंजेस प्रेसिडेंट ला सकते हैं, स्टेट के लिए नहीं ला पाएंगे, वो तो लॉ बना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो। एम जो कहता है कि कुछ स्टेट में ये लॉ लागू नहीं होगा, स्टेट का मैं लिस्ट दे दूं, कुछ ही स्पेसिफिक स्टेट है जिसमें 73rd अमेंडमेंट लागू नहीं है, उनके हिसाब से काम चलता है, उस स्टेट के हिसाब से। जम्मू कश्मीर ये है स्टेट, उसमें जम्मू कश्मीर के साथ नागालैंड, मेघालय,
दार्जिलिंग में एक अलग सिस्टम चलता है, उसको हम लोग कहते हैं दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। वो उनका काउंसिल ही अलग है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ही अलग है, यहाँ वहाँ पे ये लॉ लागू नहीं है। ठीक है, एन बस ये पढ़ने लायक है, इसको अच्छे से समझो। एक्ट ये अमेंडमेंट कब कौन से साल हुआ? 93 और लागू हुआ है 94 से, 1 अप्रैल 1994 से। मामला ये है कि जब ये अमेंडमेंट हुआ तो ऑलरेडी देश में ऐसे कितने तो विलेज पंचायत हो गए ना, ZPs हो गए, तो ऑलरेडी वो तो चल रहे हो गए और वो अपने लॉ से चल रहे हो गए। तो वो जो अपने लॉ से चल रहे हैं, तो ये लॉ उनको लागू कब हुआ? वो डिसॉल्व होने के बाद कि उसके पहले ही? मतलब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये लॉ 1 अप्रैल 1994 से लागू हुआ है और एग्जाम्पल लेंगे, उस टाइम पे नागपुर कॉरपोरेशन अगर 1992 को आई होगी और 5 साल की होगी, तो बेसिकली वो तो 1997 तक चलेगी। एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, अब 1992 को जब इसका इलेक्शन हुआ और अभी जो काम चल रहा है इस कॉरपोरेशन का, वो तो जो ओल्ड लॉ है उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन 73 को तो अमेंडमेंट हुई, 94 से तो लागू हो रहा है, तो 94 से लागू हो रहा है, तो इस जो नागपुर का जो कॉरपोरेशन है, इनको ये लॉ कब से लागू होगा? मतलब 1994 से ही लागू होगा क्या? एक क्वेश्चन ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि नया लॉ आया है, तो जितने भी अभी ऑपरेशनल जो कॉरपोरेशंस है या विलेज पंचायत है, उसको डिसॉल्व करके नए इलेक्शन लिए जाएंगे क्या? और नए इलेक्शन लेके फिर नया लॉ लागू होगा क्या? समझ में आया क्या सिचुएशन क्या है? तो इसमें 2 प्रोविजंस पढ़ना जरूरी। एक, पहला बात, भले यहाँ पे नया अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जो भी लोकल बॉडीज ऑपरेशनल है वो ऑपरेशनल तब तक रहेंगी जब तक उनका टर्म फिनिश नहीं होता, उसको बीच में डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। एक पहली बात, ये समझ में आया? पहले तो ये लिखो, नहीं तो दूसरा पढ़ेंगे पहला भूल जाओगे। वो अपना पूरा टर्म, अपने टर्म को पूरा करेंगे, बीच में कोई डिसॉल्व नहीं होने वाला। जैसे एग्जांपल लिया हमने नागपुर, 97 तक रहेगा वो, डन। हाँ, तो फिर ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा टर्म पूरा करेगा, 97 तक रहेगा, तो फिर अब ये नागपुर को ये जो लॉ है ये 97 से लगेगा क्या फिर फ्रेश जब इलेक्शन होंगे? तो नहीं। इसके लिए देखो क्या मामला है। इसके लिए ये है, भले ही ये कॉरपोरेशन या फिर ये लोकल बॉडी अपना टर्म पूरा करेगा, लेकिन ये लॉ कब लागू होगा? तो ये लॉ जब पास हुआ, कब हुआ? 1993। ये लॉ जब पास हुआ उसके 1 साल के बाद वो लॉ ऑटोमेटिकली सारे लोकल बॉडीज को लागू हो जाएगा। मतलब भले ही वो कंटिन्यू फॉर्मेट में ही है, लेकिन अब जब से 1 साल हो जाए तो 1 साल के बाद अब नए रूल्स के हिसाब से उस पंचायत को उन्हें चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉ लागू होने के 1 साल के बाद सारे लोकल बॉडीज को ये लॉ लागू होने वाला था। ठीक, बस यही है एन जो पढ़ने जैसी आर्टिकल है, प्रोविजन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक, लास्ट आर्टिकल 243O देखो क्या कहता है। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर लोकसभा और असेंबली के मेंबर्स के इलेक्शन में होते हैं तो हाई कोर्ट्स, राइट। अब ये भी तो गवर्नमेंट है भाई, या फिर है तो बॉडीज ही ना। यहाँ पे मामला ये है कि इनकी इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए, वो हमारे देश की किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आते, जुडिशरी में नहीं आते। तो फिर क्या? तो इनके इलेक्शन डिस्प्यूट्स को भेजा जाएगा ट्रिब्यूनल्स के तरफ और ट्रिब्यूनल्स उसको सॉर्ट आउट करेगा। कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये पार्ट नहीं आता। क्लियर? 15 आर्टिकल बिल्कुल कम समय में 18 आर्टिकल्स हो जाएंगे। पहले तो वो थोड़ा मैं ट्रिब्यूनल का बताता हूँ। ZP के जो चेयरमैन थे उनको हमने कहा चेयरमैन ऑफ ZP ही, ठीक है। उनके इलेक्शन, उनके अपॉइंटमेंट को लेके अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे। लेकिन कहाँ जा पाएंगे? तो उनके लिए देखो ट्रिब्यूनल क्या है। जब से वो डिस्प्यूट हुआ है तब से लेके तो नेक्स्ट 7 डेज के भीतर उन्हें रीजनल कमिश्नर को कंप्लेंट करना है कि भाई गड़बड़ हुई है, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, और रीजनल कमिश्नर फिर अपना डिसीजन उसके ऊपर देंगे। रीजनल कमिश्नर ने डिसीजन दे दिया, अगर वो डिसीजन भी उसे नहीं जम रहा है
तो वो उसके खिलाफ जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट फिर कुछ स्पेसिफिक डेट में अपना डिसीजन देगा। स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ डिसीजन फाइनल, उसके खिलाफ वो कहीं नहीं जा सकते। ये है उसके लिए ट्रिब्यूनल। क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो अब। 74th अमेंडमेंट, टाइटल है म्युनिसिपैलिटीज। बोलो पार्ट कौन सा? 9A, पार्ट नंबर 9A। आर्टिकल्स 243P से लेके ZG। ये ZG ऐसे क्या है, ये कंफ्यूजन है क्या? अब नंबर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हम 1 से लेके करोड़ तक जा सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स तो 26 ही है ना, 26 ही है ना। और हम कह रहे हैं कि पंचायत राज में 15 आर्टिकल्स थे और यहाँ पे 18 है, तो आर्टिकल तो हुए 36, अल्फाबेट से 26। तो हमने क्या किया, जैसे P से शुरू कर दिया, PQRSTUVWXYZ खत्म हुए जब, तो हमने क्या किया, उसके बाद का आर्टिकल ZA, फिर से अल्फाबेट को हमने रीअरेंज कर लिया, Z के पीछे A, फिर ZB, ZC, ZD। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे हमने आर्टिकल्स को अरेंज किया है। अच्छा, इसी 243 में आपका कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सेक्टर भी है, ZH से लेके ZT। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ZG में ये फिनिश हो रहा ना, तो ZG के बाद तुरंत ही ZH, G के बाद H, तो वो होता है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का फर्स्ट आर्टिकल। समझ में आई ना बात? तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमने 243 के बाद ही डाले हैं, लगभग 50 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं। चलो, पहला है 243P। तो 243P क्या है? सेम डेफिनेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जो A था ना वही है P, वहां हमने 15 देखे, यहां 18 देखे, एज इट इज है, बस कितने अलग रहेंगे? 3 एक्स्ट्रा के हैं, बस 3 ही अलग रहेंगे। और इसके बाद Q, 243Q सेम 3 टियर सिस्टम रहेगा। उसके बाद S, लेकिन सीक्वेंस में नहीं आता, जो 3 अलग है ना, जो 3 अलग आर्टिकल है उसमें से एक S है। 243S को मैं बगल में लिखता हूं। S क्या है? S ये प्रोविजन करता है कि वो सिटी, जिस सिटी में पॉपुलेशन 3 लाख के ऊपर जा रहा है, उस सिटी में कंपलसरी वार्ड कमिटीज अपॉइंट करना जरूरी हो जाएगा। लिखो, पॉपुलेशन 3 लाख के ऊपर जा रहा है तो वहां पे वार्ड कमिटीज अपॉइंट किए जाएंगे। आपने आपके शहर में बिल्कुल सुना होगा, अरे वो उस वार्ड से खड़ा है, हैं? हाँ, बस वही है वार्ड कमिटीज। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से सीक्वेंस में आना है हमें। एस के बाद रहेगा टी लिखो यहां सी के नीचे, सॉरी, PQR, एक मिनट, PQ, अच्छा ये R रह गया, S हम लोग पहले कूद गए। R जो था ये आपके मेंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन से सिलेक्टेड रहेंगे। PQR, S को अलग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद T रिजर्वेशन, सेम वुमेन्स, OBC। उसके बाद U सेम टर्म 5 साल का। देखो कितना इजी है। इजी है तो ऐसा काम करोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो हम सीधा किताब लेके बैठेंगे और पढ़ेंगे तो वो गधे जैसे मेहनत है, उसको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कैसे उसको याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, पहले फिनिश कर देते हैं। क्या हुआ? अभी U हुआ ना, U के बाद V डिस्क्वालिफिकेशन, W राइट्स, हाँ तभी हमने राइट्स नहीं लिखे इनके है 18 सब्जेक्ट्स, इनके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं अर्बन एरियाज के पास। X टैक्स लगाने का राइट, Y फाइनेंस कमीशन, Z अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो J में था। अब अल्फाबेट्स फिनिश हो गए तो हम उसको रीअरेंज करेंगे, Z एज इट इज रखेंगे, उसके बगल में A लाएंगे, ZA सेम
स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देन ZB सेम, यूनियन टेरिटरीज को भी ये लॉ लागू है लेकिन प्रेसिडेंट उसमें चेंजेस ला सकते। ZC सेम, M जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट को ये लॉ लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, हमने जो ऊपर लिखा है, ठीक है, दार्जिलिंग, वो ये लॉ लागू नहीं होता, सेम ही स्टेट्स हैं। अब बस सामने के फिर से जो दो आर्टिकल है वो उसको अलग करना है। एस जैसे एस को अलग किए थे वैसे ही, तो एक तो है ZD, दूसरा है ZE। दोनों डील करते हैं प्लानिंग कमिटी से, दोनों प्लानिंग कमिटी है, लेकिन ZD प्लानिंग कमिटी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ZE प्लानिंग कमिटी ये सिटी लेवल पे। सिटी प्लानिंग कमिटी ZE, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी ZD। अब जैसे ये थोड़ा इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, जैसे देश के लिए प्लानिंग्स करने का काम, प्लान्स बनाने का काम, 5 years प्लान्स बनाने का काम प्लानिंग कमीशन का था सेंट्रल लेवल के, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन हर स्टेट के लिए भी फिर स्टेट प्लानिंग कमीशन है, जिसके चेयरमैन जो रहते थे वो CM। लेकिन इसके अलावा भाई बस हमें यही बस देखना है कि भाई स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा। अरे लेकिन स्टेट में डिस्ट्रिक्ट भी तो है, तो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए भी तो प्लानिंग कमेटी अपॉइंट करना जरूरी है ना। तो उसके लिए ZD ये प्रोविजन करता है और सिटी के लिए ZE, ठीक है। देन ZE के बाद आपका सेकेंड लास्ट रहेगा ZF। N जैसे ही है। N आपने ये देखा कि ये अमेंडमेंट होने के बावजूद भी कोई किसी का टर्म बीच में डिसॉल्व नहीं होगा, वो अपना टर्म पूरा करेंगे। और ये अमेंडमेंट लागू होने के 1 साल के बाद ये लॉ उन लोकल बॉडीज को ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट है ZG, जो कहता है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स जुडिशरी में नहीं आएंगे, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स काम करेगा। सेम है, सेम। अब आपके जो नोट्स बने तो सीधे सीधे बने हो गए। अब घर जाके उसको इस हिसाब से बनाना। क्या करना है, बीच में जैसे एग्जांपल लेते हैं, HX बीच में लिखो टैक्स, IY बीच में लिखो फाइनेंस कमीशन, और उसको ऐसे ही याद रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन IY। इजी है, इतना 33 आर्टिकल्स, गधे थोड़ी हम लोग। भाई स्मार्ट काम तो करना पड़ेगा ना कहीं। अपने नोट्स को सही रखो। आपको मैथ्स द पेयर में क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। स्टेट लेवल पे तो मतलब स्टेट जो कमीशन है, स्टेट PSC, उसमें तो बनते ही बनते हैं, आपको भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको बस सही तरीके से करके रखो। यहाँ पे अपने लोकल बॉडीज फिनिश, ठीक है। अब बस एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा है और वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स का। मतलब नहीं भी ले तो भी चलेगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ थोड़ा दुख होता है, तो इसलिए एक दिन निकाल के मैं वो ले ही लूँगा कभी ना कभी। अब कभी ना कभी मतलब कल तो नहीं ले सकते, क्योंकि कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड, उनसे नोटिफिकेशन आउट हुए हैं कि कल हिट वेव्स के चांसेस बहुत ऊपर है। इसलिए स्टेट के सारे स्कूल, कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर्स कंपलसरी उन्होंने बंद करने के आदेश दिए हैं। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम क्यों मार खाए फालतू, है ना। तो इसलिए कल आपकी कोई क्लास नहीं रहने वाली है। तो आपका करंट का जो क्लास रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और ज़रूरी बात कि अगर, क्योंकि ये जो इस साल का टेम्परेचर ये बहुत हाई साइड रहेगा, क्योंकि उधर एल नीनो का इफेक्ट ये अच्छा खासा है, और अगर है तो मामला ये है कि हो सकता है कि कंटिन्यू में अब यहाँ पे हीट वेव्स रह सकते हैं। तो कल तो ठीक है, कल गवर्नमेंट ने ऑफ दिया है, मैं संडे को देखूंगा। संडे को भी अगर हायर साइड रहेगा तो मैं पूरा नेक्स्ट वीक ऑफ रखूंगा क्लास। सीरियसली, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप हीट वेव्स को इतना ईजी मत लीजिए। हीट वेव्स को आप बिल्कुल, हीट स्ट्रोक को आप बिल्कुल भी इतना इजी नहीं ले सकते। हमें लगा अरे हमको क्या होता है भाई, हम तो ऐसे घूमते हैं। नहीं, 1 मिनट में कब बॉडी का वाटर लेवल कम होता है और कब ऑक्सीजन लेवल कम होकर हम लोग चक्कर आके गिर जाएंगे, और वो चक्कर कब हमें
एक माइनर स्ट्रोक जाके देना, नहीं बता सकते। हीट स्ट्रोक से हर साल लोग मरते हैं, मरते बोल रहा हूँ मैं। और इस साल वो जो टेम्परेचर जिस तरीके से जा रहा, मैं देख रहा हूँ अभी इतने 2 घंटे हो रहे, एसी चल रही है अभी भी। अगर देखा जाए तो क्लासरूम, फिर भी हम लोग 4 फ्लोर पे हैं, 5 फ्लोर पे हैं, ये हाल है। और कल से तो वो जो हीट वाला मामला है वो मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, आपका इवनिंग का रहता है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा उसके हिसाब से। लगभग आपके क्लासेस रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है हम 1 वीक तक ऑफ रख सकते हैं। और सब आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, और किसी हमें क्या है। ठीक है, क्लियर। चलो, जो भी रहेगा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा संडे को। अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो बस रिसेप्शन फ़ोन कर करके पूछना मत, मैडम कब मैसेज डालोगे। समझ जाना कि क्लास है आपकी। ठीक है।